अस्सलामुअलैकुम, ऑफ द कफ पे खुशामदीद। और आज हम जिस मौजू पे अभी बात कर रहे थे वो एक तकलीफ़ देह मौजू है। किसके लिए? जो तकलीफ़ इसकी वजह से उठाते हैं। हमें क्या? हमें तो कुछ भी नहीं, गरीबों की बात है। और अनफॉर्चुनेटली ये एटीट्यूड जो है ये गरीबों ही को अफेक्ट करता है। छोड़ो यार, हमें क्या? बात तो बता दें कि क्या है। क्या फ़ायदा? बड़े लोगों की बात करो। डबल सवारी पे पाबंदी। तो आप डबल सवारी? अच्छा, होता क्या है कि रात को ये किसी वक्त अनाउंस होता है, सुबह के वक्त लोग अपने मामूल के मुताबिक हर एक के पास ना अखबार होता है ना टेलीविज़न देखने का टाइम होता है। सुबह वो बेचारे उठते हैं, दफ्तर के लिए निकलते हैं, पकड़े जाते हैं। अब क्या करें? एक बाप बेटा सिर्फ एक मोटरसाइकिल अफोर्ड कर सकते हैं एक घर में, वो दोनों इकट्ठे जाते हैं। अब वो बाप तो बूढ़ा जो है वो तो चला नहीं सकता मोटरसाइकिल, बेटा तो मोटरसाइकिल पे चला जाएगा क्योंकि डबल सवारी पे पाबंदी है। बाप बेचारा लटक लटका के बस में जाए, क्या करे? कसूर किसका उसमें? तो कसूर क्या है? वो वजह क्या दी जाती है? हाँ, लगता मुझे यही है कि जो लोग ये पाबंदियाँ लगाते हैं उनके जहन में किसी किस्म का कोई ये ना दर्द है, ना दिल में दर्द है, ना जहन में ख्याल है। यार आप किस किस्म की बातें कर रही हैं? अच्छा, अगर बड़े में पीछे बैठ के बंदूक लेके कत्लो गारत करें, इसमें हमारा क्या कसूर है भाई? अच्छा, और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिक्योरिटी के लिए हमें सोचना चाहिए ना, पूरे इंतजाम करने की जरूरत है। ठीक है, आप गरीब क्यों अगर आप गरीब क्यों हैं? दिस इज योर प्रॉब्लम। आप माल बनाएं, जैसे बनाएं, माल होता है। बात सुने, आपको माल मिला है उनके स्पोक्समैन बनने का? नहीं, जब भी आप उन जैसी बातें कर रहे हैं भाई। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ भाई? मैं तो कर रहा हूँ माल बनाए, माल होता है, चाहे कैसे बनाए वो बना ही रहे हैं। माल बनता है फिर इसमें खूब जम के। हाँ ठीक है, इज्जत तो आनी जानी चीज़ है, माल होना चाहिए। अच्छा, आपको शायद, मैं सीरियस हो जाता हूँ, आप शायद इसका एक इनकन्वीनियंस का पहलू देख रही हैं। मैं सिर्फ इनकन्वीनियंस का पहलू नहीं देख रही, मैं देखें किसी चीज़ का एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसकी बेसिस के ऊपर ही होता है। अगर आपने ये पहली मर्तबा नहीं लगाई गई पाबंदी, इस पाबंदी के वजह से आपने क्या सब लोगों को जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया? ये जो है ना, क्या टारगेट किलिंग बंद हो गई, ड्राइव बाई शूटिंग बंद हो गई, स्नैचिंग वगैरह हो गई? पढ़िया लिखे वाली गल्ला ना करो तुसी, मैं आपको बताता हूँ होता क्या। अच्छा बताइए। इसी ऑफिस जहाँ बैठे हैं, यहाँ से मेरे 2 ड्राइवर हजरात, मेरी रिहाइश जो है तकरीबन यहाँ से 3.5 मिनट पे, तो मेरा एक ड्राइवर और दूसरा बंदा, उन्होंने कहा, दूसरे ने किया, मुझे ज़रा वहाँ तक छोड़ दिया। उनके हाथ में कुछ सामान था, तो बीच रास्ते में पकड़े गए, पुलिस ने रोक लिया। उन्होंने बताया कि जी वो मीडिया से हैं, तो मुझे फ़ोन आया कि साहब वो मान नहीं रहा। तो मैं उठ के गया, मैं कहा भाई क्या हो गया साहब? उन्होंने कहा कि हम मीडिया के हैं। मैं कहा ये तुमने क्यों कहा? वो गलत काम कर रहे हो, डबल सवारी तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा नहीं जी, आप ये जो करना है, जो चलान बनाना है वो कर लीजिए। कहते चलान तो नहीं, थाने चलेंगे। मैंने कहा चलिए। तो मैं वो थाने चला गया, मैं और रीमा साथ पीछे गाड़ी में बैठ के हम थाने पहुँच गए। वहाँ जाके मुझे पता ये चला फिर कि ये मामला बड़ा ख़तरनाक है। अच्छा, आपको पता है जब आप पकड़े आते हैं तो आपके साथ होता क्या है? सुना है क्या? कई लोगों से। क्या? मुख्तलिफ चीज़ें। 144 में आपकी FIR कटती है। अच्छा, आप अरेस्ट होते हैं, ओके, रात को लॉकअप में रखे जाते हैं, सुबह मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हैं। अगर आपकी बेल हो गई तो बेल हो गई, वरना आप जेल जाते हैं। और अगर जब बेल हो जाती है उसके बाद आपका केस चलता है, आपकी पेशियां होती हैं। उसके बाद मैजिस्ट्रेट साहब का अगर दिल करे तो वो आपको माफ कर देते हैं, वरना सजा भी हो सकती है 144 के अंदर। 144 में दफा 144 जरा दफा 144 को डिफाइन कीजिए। ये दफा 144 में नक्शे अमन में अमन के लिए कुछ भी हो सकता है, उसकी ये लगा दी जाती है। नक्शे अमन ये भी है कि 2 लोग साथ जा रहे हैं। जी, ये उसमें आप 144 में पकड़े जाते हैं। मेरे अच्छा। वो दोनों बंदे पकड़े गए, उनकी FIR कटी। उसके बाद मैंने पूरी जान लगाई, जहाँ तक मेरे में बस था, तो इनको मैंने FIR, क्योंकि सुबह का वक्त था, मैंने उसी दिन उनकी बेल करवाई। बेल करवा के उसके बाद ये केस तकरीबन 2 से 2.5 साल चला। उसमें से एक जो मेरा ड्राइवर था वो नौकरी छोड़ के चला गया 1 साल के लिए, वो वापस आ गया नौकरी पे, क्योंकि वो एक चला गया था। FIR दोनों की साथ कटी थी, दूसरा बंदा अपने आप को छुड़वा ना सका। उन्होंने कहा दूसरा बंदा लेके आओ। वो कहा जी वो भाग गया तो मैं क्या करूं? वो अभी शायद मेरा ख्याल है काफ़ी रिश्वतों के बाद
उसका केस शायद ख़त्म हो गया, अभी आता है तो पूछ लूँगा, शायद अभी तक ख़त्म ना हुआ, 2 से 3 बरस हो गए। उसके रिकॉर्ड पे वो हिस्ट्री शीटर है, उसके रिकॉर्ड पे है कि वो अरेस्ट हुआ, वो सारी ज़िंदगी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, उसके रिकॉर्ड के ऊपर वो अरेस्टेड है। सिर्फ उसका कसूर ये था कि वो गरीब आदमी डबल सवारी पे जा रहा था। ये जो बहुत बड़ा मजाक हम करते हैं। और आप अभी एक लैंड क्रूजर लीजिए जी, उसमें 2 टन आप बारूद रखिए, काले शीशे कीजिए, पूरे शहर से गुजारिए, पीपल्स पार्टी का झंडा लगाइए, पीछे नंबर प्लेटें उतार दीजिए और लिख दीजिए मिनिस्टर, MNA MPA, कुछ भी नंबर प्लेट ही नहीं है, काले शीशे करें और सारे शहर में दंदनाते फिरें। आपको किसी पुलिस वाले की मजाल है जो छेड़ के दिखा दे वो आपको। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए मोटरसाइकिल का ड्रामा है, ये भी क्लास बेस्ड है। क्लास बेस्ड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद है कि आवाम को तिगनी का नाच नचाए रखो। ये बस गरीब आदमी को वहां नचाओ कि ये रो दे आंखों से, और फिर आओ मुंह पे रोटी मारो वोट, कपड़ा मारो वोट। पहले नंगा करते हैं फिर कहते हैं कपड़ा लो। वो पंजाब में पहले भूखा करते हैं फिर वो सस्ती रोटी देते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अरे इनको ये हक है उनका। इनको कुछ लिहाज है कि अवाम को ये भीख दे के कहते हैं कि हमारा एहसान मानो, और रोटी देना तुम्हारा फर्ज था यार, बिल्कुल, रोजगार देना तुम्हारा फर्ज है, केड़ा एहसान किया है? अगर पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने रोजगार, कौन सा एहसान किया? कॉन्स्टिट्यूशन में तुम्हारी ड्यूटी नहीं, वो आके हमेशा वो कहते हैं रोटी कपड़ा मकान। वो उस दिन टेलीविजन पे एक बेचारा कह रहा था कि ये वादे थे इनसे, तो अब तो ये हमसे सांस लेने का हक भी छीन रहे हैं। और इसमें एहसान क्या है? दिस इज योर ड्यूटी, दैट्स व्हाट दे आर पेड फॉर बाय आवर मनी। अभी कतर में उन्होंने जो इंक्रीमेंट दिया 60%, कल टीवी पे बीबीसी पे आ रहा था परसों तरसों कि जी दिस इज ऑस्टेंटेशन, दिस इज क्रेजी, 60% होगा, डबल कर दो तनख्वाह भाई सबकी, बिकॉज दैट्स व्हाट इकोनॉमीज आर डूइंग। वो फिर कमाल है कि जी हमने आप ये क्या, एक भूखे को हमने 1000 रुपया दिया, हो इश्तेहार चल रहे हैं, करोड़ों रुपए के टीवी पे एड्स चल रहे हैं, 1000 रुपया दिया और भिखारी बना दिया आपने उनको। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर दी। सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म करने के अलावा आपने उसको एम्पावर किस चीज के लिए किया? आप उसके हाथ में अगर उस 1000 रुपए से आप एक वो टॉफियों की ट्रे भी उसको दे दें जिससे वो कह के बेचो भाई। क्या खूब बात की आपने यार, वो हॉकर भी नहीं होते। हमने खुद देखा है, हमने खुद किया है इस तरह से। यूनिवर्सिटी में बसों की उस पे वो बच्चे वहां पे मांगते थे, उनको पैसा देने के बजाय टॉफियों के थैले लेके दे दिए, ट्रे दे दी के लो भाई आप जाओ। याद करेगी वो, याद है वो शोल्डर पे जी बिल्कुल। तो वो बेच के फिर कुछ घर ले जाते थे, कुछ से और टॉफियां खरीद लेते थे। अभी साइकिल चल जाती थी। अभी इस वक्त भी मैं आपको एक मिसाल दे सकती हूँ, हमारे प्रोग्राम में भी आ चुकी हैं वो साहिबा यास्मीन निगार, कराची सुपर हाईवे पे वो कैंप चला रही हैं फ्लड विक्टिम्स के लिए। शुरू में उन्होंने लोगों को जो उनकी ज़रूरत थी, उन्होंने उनको राशन पहुंचाए, उनको टेंट दिए, उनको प्लास्टिक की शीटिंग दी, कपड़े दिए, सब कुछ दिए। अब कहती हैं नहीं, आप ये खाने पीने की चीज़ें नहीं देंगी। अब उन्होंने कुछ औरतों को टोकरा भर के चूड़ियाँ दे दी, किसी को मेहंदी के कोन दे दिए, कुछ को कूलर खरीद दिए क्योंकि वहीं सब्जी मंडी है, जाओ लोगों को पानी पिलाओ और जाके उससे वो भी बिकता